हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 1 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2025 जैसे भी बीता, जो भी बीता, छोड़ो उसको, उससे फीडबैक लो, सुधार करो। 2026 को पूरा अपना बनाओ। 2026 में एकदम भूचाल मचा दो। भूचाल मतलब आतंकवादी मत बन जाना। भूचाल मतलब ये कि जो भी आपको लगे, जिस भी प्रकार से लगे कि आपका ये टारगेट है, इसको हासिल करना है, उसमें झोंक दो अपने आप को। क्योंकि जिस भी काम में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दोगे तो दुनिया का कोई सा ऐसा काम नहीं है जिसको तुम हासिल नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तो इसी को अपनी टैगलाइन बना लो और लग जाओ। 2026 आपका होगा निश्चित तौर पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। और हाँ, ये नया चैनल है। नए चैनल पर मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि नए चैनल पर क्लासेस आएंगी अब 1 तारीख से। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए पहले नंबर। इस नए चैनल पर ही अब आने वाले दिनों में सारी क्लासेस आएंगी करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, ईयरली, मंथली, सब यही पर आएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने साथियों के पास भी, जिससे उनको भी पता चले नए चैनल के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले 31 दिसंबर या कहें पिछले साल के आखिरी दिन का रिवीजन करके। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिक भांग की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की। ताइवान के आसपास के एक सैन्याभ्यास शुरू किया चाइना ने, नाम दिया जस्टिस मिशन 2025। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव ये नियुक्त की गई है, अनु गर्ग। इसके अलावा मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण नाम की पुस्तक लिखी गई। ये पुस्तक लिखी प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने। मध्य प्रदेश ने धार और बैतूल जिलों में अपना पहला पीपीपी मॉडल का मेडिकल कॉलेज शुरू किया। चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता के लिए ई स्वास्थ्य संवाद शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में विश्व स्तर पर सबसे अमीर भारतीय पेशेवर प्रबंधक नियुक्ति गई बनी है जयश्री उल्लाल। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल मैचों में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने सोनम येसे, भूटान के। 2000 साल पुराना कुषाणकालीन बौद्ध स्थल जम्मू कश्मीर के जेहनपौरा गांव में मिला है। और भारत की पहली 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चथन, इस फिल्म को बनाने वाले का निधन हो गया है। के शेखर थे, मलयालम फिल्म निर्माता। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट डे से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ आपको रात को टेलीग्राम पर भी दी जाती है 9 बजे, तो आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारत में डीआरडीओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी याद रखना, 1 जनवरी 1958 को 1958 को स्थापित हुआ था डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत में डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें रिसर्च होती है, नई नई चीज़ें आती हैं और डेवलप होती हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं डीआरडीओ का हाथ रहता है। चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो न्यूक इक्विपमेंट हो, टैंक्स हो, वेपन जो भी बनते हैं डिफेंस को लेकर के, उसमें इसका कहीं ना कुछ रोल रहता है। ऐसा नहीं है सब कुछ यही बनाता है, और भी संस्थाएं हैं भारत में। सरकारी स्वामित्व में बात करें तो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसने तेजस वगैरह बनाने में काम किया है। इसके अलावा और एयरक्राफ्ट बनाता है। BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी बहुत सारी बंदूकें, गन्स और बहुत सारी चीज़ें बनाने में मदद करता है। ओवरऑल क्या होता है ना, कई कई बार कुछ कुछ पार्ट्स कई कंपनियों से बनवा लिए जाते हैं। तो ओवरऑल डीआरडीओ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में समीर वी कामत जो हैं अध्यक्ष हैं। बलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका मोटो है। मोटो कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद रखना। अब 31 दिसंबर बीत गया, तो दिसंबर महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए थे, एक आखिरी बार आपका क्विक रिवीजन करा देते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 15 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस और 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस और 26 दिसंबर वीर बाल दिवस मनाया गया। क्लियर? तो ये प्रमुख दिवस थे दिसंबर महीने से। अब कल से जनवरी से हम लोग शुरू करेंगे नया पेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
मॉर्निंग कंसल्ट के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, जो कि दिसंबर 2025 में जारी किया गया, 71% रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक नेता कौन बने? तो एक बार फिर से पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय अप्रूवल रेटिंग वाले नेता बन गए हैं। पीएम मोदी की 71% अप्रूवल रेटिंग है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता हैं ये। इसके अलावा दूसरे स्थान पर जापान की जो नए प्रधानमंत्री बनी है ना जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जापान की, साने तकाइची, ये दूसरे नंबर पर हैं 61% अप्रूवल रेटिंग के साथ। इनकी एक्सेप्टेंस जो है 61% है और डिसअप्रूवल या कहें अनएक्सेप्टेंस 26% है। यहाँ डिसअप्रूवल 22% है। ली जे मियांग दक्षिण कोरिया के हैं राष्ट्रपति, ये तीसरे नंबर पर हैं 56% अप्रूवल के साथ। डोनाल्ड ट्रंप 9वें नंबर पर है, ध्यान रखना 9वें नंबर पर हैं, 43% अप्रूवल रेटिंग इनकी आ गई है। बीच में तो अभी और कम हुई थी इनकी, लेकिन आप अपनी अप्रूवल रेटिंग बढ़ा सकते हो अपने बीच में, आप भी प्रसिद्ध होकर के सरकारी नौकरी पाकर। सरकारी नौकरी 2026 में कैसे पाओगे? आप हमारे वीडियो कोर्सेज को परचेज कीजिए, उससे अपनी बेहतर तैयारी कीजिए, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। आप एक बार जा करके विजिट करके देखिए। संकल्प बैच का प्राइस और डाउन कर दिया गया है आज दोपहर 1 बजे तक। अगर आप 1 बजे के पहले लेते हो तो मात्र 119 में पाओगे संकल्प बैच, जिसमें आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके 2025 का कंप्लीट कराया गया है। यहाँ पर आपको ई बुक्स भी मिलेंगी 12 महीने की सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, इसके अलावा मंथली क्लासेस, इसके अलावा स्टैटिक जी की क्लासेस, और तो और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का सेक्शन शुरू किया गया है खास तौर से संकल्प बैच वालों के लिए, कि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। तो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके क्विज मोड में अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जीएस सफलता बैच, ये भी, इस पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया। अच्छा, जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया खासतौर से इन 2 बैच के लिए, इसके लिए आपको MJT कूपन कोड यूज़ करना है, ठीक है। बाकी सबके लिए न्यू ईयर कूपन कोड लगाना है। आप ऑफर फॉर यू पे जाओगे, वहाँ पर पेज मिलेगा आपको MJT ऐप पर, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अप्लाई करके देख लेना, जिसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा वही वाला कोड लगाना, ठीक है। तो जीएस सफलता बैच मात्र 249 कर दिया गया है, जो कि 1249 का है, लेकिन मात्र 249 होगा सिर्फ और सिर्फ आज 1 बजे दोपहर तक, ठीक है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट क्लासेस मिलेंगी और इसमें भी आपको ई बुक्स वगैरह मिलेंगी। MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। कोई भी सहायता चाहिए, कोई भी चाहिए डाउट, तो आप व्हाट्सएप करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिन कमेंट में भी मैंने नंबर छोड़ दिया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी खनिजों या कहें रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं, उसके भंडारण में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा भंडारीकृत हैं, स्टोर्ड है? तो उसमें भारत है तीसरे स्थान पर। पहले पर चाइना, दूसरे पर ब्राज़ील और तीसरे पर है अपना प्यारा भारत। तो देखिए, भारत के पास लेकिन 6.9 मिलियन टन का ही भंडारण है। वहीं ब्राज़ील के पास देखिए 21 मिलियन टन, लगभग 7 लगभग 7 गुना है। और 21 से भी लगभग 2 गुना चाइना के पास है, 44 मिलियन टन। ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ऐसे मिनरल्स जिनका यूज सेमीकंडक्टर में, जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में और ऐसे दुर्लभ जगहों में मेडिकल वगैरह में यूज किया जाता है। तो ऐसे मिनरल्स भारत में भी पाए जाते हैं, लेकिन भारत में एक चीज़ और है कि भारत में एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं बहुत ज़्यादा, है ना। क्योंकि देखो, क्षेत्रफल जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल ज़्यादा पाए जाने की संभावना होती है। और भारत भी रिच एरिया है, लेकिन भारत में बहुत जगहों पर अभी खोजे नहीं गए हैं, है ना। तो ये कारण है, इसलिए भी नहीं मिल रहा है। खैर, वैश्विक उत्पादन में 1% से भी कम का योगदान है भारत में, लेकिन चीन का शोधन क्षमता लगभग 90% हिस्से पर नियंत्रण है। चीन जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, इसीलिए आज आगे भी है सेमीकंडक्टर वगैरह में। भारत दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के प्रमुख स्रोत के मोनाजाइट रेट जो है वो है थोरियम नाम का रेडियोधर्मी तत्व के साथ यहाँ पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा मात्रा में। आपने देखा होगा रेयर अर्थ मिनरल्स पर बैन लगा दिया था उसके एक्सपोर्ट करने पर चाइना ने, जिससे अमेरिका बौखला गया था। 17 प्रकार के रेयर अर्थ मिनरल्स में 12 प्रकार के रेयर अर्थ मिनरल्स पर रोक लगा दिया था उसके एक्सपोर्टेशन पर चाइना ने, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया था। तो 17 प्रकार के रेयर अर्थ मिनरल चाइना में हैं। चलिए अगला, दुनिया की पहली इट विस्मा थेरेपी की शुरुआत कहाँ हुई? IT विस्मा कहो चाहे इट विस्मा, जैसे भी आप पढ़ पाओ, इसकी जीन थेरेपी की शुरुआत अभी की गई है अबू धाबी UAE में।
यूनाइटेड अरब अमीरात अब सिर्फ तेल के लिए नहीं जाना जाता है, ये बहुत ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी इनोवेशंस वगैरह कर रहा है और इसके लिए भी जाना जा रहा है। तो इटविज़मा की ये पहली जीन थेरेपी होगी और यूएई ने अबू धाबी में इसे लॉन्च किया हुआ है। ये स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी के इलाज के लिए होगा, स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी के लिए, ठीक है। तो ये नोवारिट्स नाम की एक कंपनी है, नोवारिट्स, उसके द्वारा ये विकसित किया गया है स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी के लिए। वन टाइम ट्रीटमेंट होगा, यानी मरीज को केवल एक ही बार दिया जाएगा, मरीज के हिसाब से ये थेरेपी बनाई जाएगी, उस मरीज को देख करके उसके जीन को समझ करके ही ये विकसित किया जाएगा। बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है निश्चित आयु के मानदंड के साथ। तो इसे अब मंजूरी दे दी गई है यूएई के द्वारा, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला, पहली महिला तो मिताली राज है, दूसरी महिला हैं स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने अभी हाल फिलहाल में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय रन का मतलब इसमें T20 के भी रन शामिल है, टेस्ट के भी है और वनडे क्रिकेट के भी शामिल है, ठीक है। वैसे एक और बात, ये चौथी मात्र महिला है, मतलब सबसे ज़्यादा रन महिलाओं में मिताली राज के ही नाम है, देश और दुनिया में सबसे, दोनों में। और भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में तो है ही, भारत में दूसरी ये हैं, दो और हैं जिन्होंने अभी 10,000 रन का आंकड़ा पूरा किया। टोटल 4 ही महिलाएं हैं जिन्होंने 10,000 आंकड़ा पूरा किया है। इसमें सूजी बेट्स भी हैं दूसरे नंबर पर, न्यूजीलैंड की 10,652 रन, सबसे ज़्यादा 10,868 रन मिताली राज के। फिर सैरोलेट एडवर्ड्स हैं 10,273, फिर स्मृति मंधाना है 10,053। ऑब्वियस सी बात है, अब ये स्मृति मंधाना बहुत जल्द ही टॉप पर पहुंचने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव प्लेयर है और काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी हैं अभी, है ना। चलिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? तो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ESZ घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। वन जीव और पक्षियों का संरक्षण करने के लिए और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए जाने के लिए इसको ESZ घोषित किया गया है, यानी कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। इको सेंसिटिव मतलब कि ये सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर इन्वायरमेंट को चोट पहुंचाने वाली कोई चीज़ें ना की जाए, यहाँ पर ना कोई खनन को मंजूरी दी जाएगी, ना कोई पेड़ कटाई, मतलब इसको और ज़्यादा निगरानी में रखा जाएगा, सेंसिटिव जोन के रूप में रखा जाएगा। यह अभ्यारण्य 1084 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्य एशिया और तिब्बत से आने वाले प्रवासी पक्षियों को ये आकर्षित करने का काम करता है। तो जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, इन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य याद रखना। वैसे आपको बता दें कि हैप्पी न्यू ईयर हो गया है, ठीक है, 12 बज गए हैं, पटाखे वगैरह लग रहे हैं तो आवाज़ आ रही है, तो आपको फिर से हैप्पी न्यू ईयर। खैर, यहाँ पर देखिए लखनऊ इसकी राजधानी है और यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे दुधवा नेशनल पार्क है, इकलौता नेशनल पार्क है यूपी का, जो कि है लखीमपुर खीरी में, है ना। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है, आपको पटाखे लगेंगे। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पौता झोरा ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। योगी जी यहाँ के CM है और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। सबसे ज़्यादा 75 जिले हैं यहाँ पर, सबसे ज़्यादा विधानसभा में 403 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर विधान परिषद में भी सीटें हैं 100, और 80 लोकसभा में और 31 यहाँ से राज्यसभा में सीट जाती है। भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 का आयोजन किया है। कहाँ पर किया? तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया मतलब कि प्रदूषण जो समुद्रों में होते हैं या कोस्टल एरिया पर हो जाते हैं उसको हटाने के लिए, उससे निपटने के लिए एक एक्सरसाइज किया है। ये एक्सरसाइज कैसे किया है इन्होंने? ये एक्सरसाइज का नाम क्या दिया गया है? RPREX 2025, और इसको इन्होंने किया है मुंबई में, ठीक है, मुंबई के तटों पर इन्होंने ये किया हुआ है। समुद्री प्रदूषण क्या होता है? कई बार ऑयल्स वगैरह लीक हो जाते हैं, ऑयल आ रहे होते हैं तो उनसे लीकेज हो जाता है, लीक हो जाता है तो वो समुद्र के तलों पर ऐसे तैरता रहता है। अब समुद्र के तलों पर तैरता है तो उससे इन्वायरमेंट को और समुद्री कह सकते हैं जल प्रदूषण एक प्रकार से कह सकते हैं, तो इससे जल प्रदूषण होता है, क्योंकि वो पानी अगर कोई पीता है तो उसको तो नुकसान होना है। नीचे की जो मछलियाँ हैं उन तक अच्छे से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, ऑक्सीजन की दिक्कत होने लगती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत प्रकार के समुद्री जीवों को नुकसान होता है। और जब मछली वगैरह जब वहाँ पकड़ने जाते हैं मछुआरे तो उनको भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इस प्रकार के प्रदूषण को निपटने के लिए देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रदूषण नियंत्रण प्रोग्राम एक्सरसाइज किया जा रहा है।
तेल रिसाव से निपटने और समुद्री प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक है। स्वीडिश अकादमी की नई स्थायी सचिव कौन नियुक्ति गई? स्वीडिश अकादमी वही अकादमी है जो नोबेल पुरस्कार देती है ना, आपने सुना होगा नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो उसमें नोबेल पीस प्राइज को अगर आप हटा दोगे, क्योंकि वो नॉर्वे द्वारा दिया जाता है, बाकी सब स्वीडन के द्वारा स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। उसमें स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज के द्वारा साइंस के तीनों दिए जाते हैं, इसके अलावा लिटरेचर और इकोनॉमी के भी दिए जाते हैं। तो इस बार इसकी अध्यक्ष बना दी गई इंग्रिड कार्लबर्ग, ये आपको दिख रही हैं। ये अस्थायी सचिव होंगी, परमानेंट सेक्रेटरी होंगी, साहित्य और कला में विशेषज्ञता इनकी है। ये पहली महिला स्थायी सचिव बन रही हैं। तो जब पहली महिला बन रही हैं तो ये हो जाता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो स्वीडिश अकादमी, आप जानते हो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1900 से हुई थी, 1901 से ही ये दिया जा रहा है साहित्य का नोबेल, और 1968 से इकोनॉमी का नोबेल दिया जाना शुरू हुआ, जो कि सबसे लेटेस्ट है, सबसे बाद में उसकी शुरुआत हुई। ठीक है। और नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को देते हैं अल्फ्रेड नोबेल की याद में, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर, ये याद रखना। 1786 से स्वीडिश अकादमी की स्थापना हुई थी, लेकिन उसके द्वारा नोबेल दिया जाना शुरू हुआ 1901 से। अगला, इजराइल ने 2026 का इजराइल शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की? ट्रम्प साहब जो है ना, ये नए नए शांति पुरस्कार बनवा करके ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ट्रम्प को मिला था फीफा शांति पुरस्कार, अब ले लिए हैं इजराइल का शांति पुरस्कार। ठीक है। और इससे पहले इजिप्ट का लिए थे। तो अब इजराइल का शांति पुरस्कार भी डोनाल्ड ट्रम्प को दिया जाएगा। इजराइल के इतिहास में आज तक किसी विदेशी को नहीं दिया गया था, पहले व्यक्ति हैं ये जो ये अवार्ड पा रहे हैं। ठीक है। किसी विदेश के हैं जो इजराइल के नहीं हैं, वो ये अवार्ड पा रहे हैं। इनको ये अवार्ड मिल रहा है अब्राहम अकार्ड के लिए प्रमुख भूमिका। हालांकि देखो, फीफा वाला तो मान लो फर्जी लग रहा था, पूरा फर्जी था, उसको तो लेने का इनका कोई तुक नहीं था। इजराइल वाले में इनको थोड़ा सा क्रेडिट दे सकते हैं, बंदे ने काम किया है इजराइल के लिए। इन्होंने क्या काम किया? अब्राहम अकॉर्ड पर बहुत सारे देशों से साइन करवाया है। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? अब्राहम अकॉर्ड वो समझौता था 2020 में लाया था इन्होंने, जिसके तहत सब लोग जो है इजराइल को एज ए कंट्री मानना शुरू कर रहे थे, रिकॉग्नाइज करना शुरू कर रहे थे। आपको शायद पता ना हो, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो इजराइल को एज ए कंट्री नहीं मानते हैं। बहुत सारे देश फिलिस्तीन को कंट्री मानते हैं, वन स्टेट सॉल्यूशन। बहुत सारे देश केवल इजराइल को देश मानते हैं और फिलिस्तीन को देश नहीं मानते हैं, ये भी वन स्टेट सॉल्यूशन। और बहुत सारे देश हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को देश मानते हैं, इसे कहा जाता है टू स्टेट सॉल्यूशन। और भारत जो है टू स्टेट सॉल्यूशन थ्योरी को मानता है। यही टू स्टेट सॉल्यूशन थ्योरी यूएन भी मानता है। तो आपको बात समझ में आई? बहुत सारे लोग केवल इजराइल को मानते हैं, बहुत सारे लोग केवल फिलिस्तीन को मानते हैं। उसमें पाकिस्तान वगैरह है, जैसे वो इजराइल को नहीं मानता है। वो बात अलग है कि इजराइल की तरफ से अब इनको सेना भेजना पड़ रहा है अपना, कि इजराइल की तरफ से जाओ गाजा में सेना का काम करो, लड़ो वहाँ पर, है ना, हमास के लड़ाकों से। तो अब तो पाकिस्तान बहुत बुरे फंसा है कि हम तो इसको कंट्री ही नहीं मानते और हमारे सैनिक यहाँ पर इसके लिए लड़ने जा रहे हैं। खैर, पैसा है, पैसा फेंको, पाकिस्तानी कुछ भी कराओ। तो ट्रंप जो है ये अब्राहम अकॉर्ड पर बहुत सारे बड़े बड़े देशों से साइन करवाए। किससे? यूएई को लाए ये रडार में। ठीक है। यूएई लाए, यहाँ पर नहीं लिखा गया है। इजिप्ट को लाए। ठीक है। बहरीन को लाए। इसके बाद फिर और भी देशों के, सूडान को लाए, मोरक्को को लाए। ये और भी देशों से, सऊदी अरब से रिलेशन ठीक करवाए, और भी देशों को लगे हुए हैं अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करवाने में। पाकिस्तान से भी कहे ही होंगे, ऐसा तो नहीं है नहीं कहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान को ये लगा होगा कि यार अभी तक तो हम मान ही नहीं रहे थे देश ही, अब अचानक से अगर हम, और खूब खुलकर विरोध कर रहे थे, अब अचानक से अगर हम मान जाएंगे तो उधर ईरान हमको धमकी देगा, है ना, क्योंकि ईरान और इजराइल की बनती नहीं जानते ही हो आप। खैर, 80 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा कि इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसी गैर इजरायली को दिया जाएगा, तो ये ट्रंप को मिलेगा। अभी फीफा शांति पुरस्कार भी मिला था, नोबेल नहीं मिला था बस। हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन होने वाली खालिदा जिया किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? खालिदा जिया का निधन हो गया है। ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। खालिदा जिया, 2 ही महिला प्रधानमंत्री वहां पर अभी तक आई हैं, एक शेख हसीना, एक खालिदा जिया। बीच बीच में जब शेख हसीना की सरकार आती तो इनको जेल में डाल दिया जाता, इनकी सरकार आती तो शेख हसीना को पकड़ा जाता, शेख हसीना भागकर भारत में आ जाती। खैर, इनको श्रद्धांजलि दे दी गई है। अब ये जो हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख है, बीएनपी थी, मतलब अब तो नहीं है। काफ़ी दिनों से इनका इलाज चल रहा था। इनके बेटे तारिक रहमान अभी कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश में एंट्री मारे। मैंने उस पर एक सेशन किया था, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था तारिक रहमान क्यों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वही हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली। आप समझो 99% समझ कर रख लो कि तारिक रहमान ही होने वाले हैं नए प्रधानमंत्री वहाँ के, जब 12 फरवरी को चुनाव होगा तब। बीएनपी पार्टी से वो भी हैं।
उनके भारत से कैसे रिलेशन होंगे ये सब मैंने आपको वो वीडियो में समझाया है, एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो देखिएगा। जियाउर रहमान ये इनके हस्बैंड थे, उनकी डेथ हुई तब फिर ये राजनीति में आई और उसके बाद फिर ये प्रधानमंत्री बनी। जियाउर रहमान की हत्या की गई थी 1981 में। तो 91 से 96, 2001 से 6 दो बार कार्यकाल इनका रहा प्रधानमंत्री के रूप में। 1971 में पाकिस्तान से अलग कराया गया बांग्लादेश, पहले पूर्वी पाकिस्तान था। उससे भी पहले जाएँ तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में दो बंगाल तोड़ा था, बंगाल का विभाजन जिसे कहते हैं। 1972 में मैत्री संधि हुआ भारत बांग्लादेश के बीच में, बहुत सारी चीज़ें हुई, रेल सेवा, सबसे बड़ा लैंड पोर्ट बनाता है, इसके अलावा बहुत सारे जो गंगा का ट्रीटी हुआ, ये सब चीज़ें भारत बांग्लादेश से हुई। ये प्रमुख और निधन है जो पिछले दिनों में हुए हैं, इनका आप रिवीजन कर सकते हो। एक बार फिर से MJT एजुकेशन ऐप पर जा करके आप जो भी ऑफर्स चल रहे हैं उनका फ़ायदा उठाइए। आज आखिरी दिन है, नहीं तो ऑफर आपसे निकल जाएगा। और इसकी PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कीजिए। ब्रह्मास्त्र ईबुक पर कोई डिस्काउंट नहीं है, एज इट इज़ आप इसको 99 रुपये में ले सकते हो। कल मैंने आपसे पूछा था कि H1B वीज़ा किस श्रेणी का वीज़ा है, तो ये नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा है। नीदरलैंड की किस खिलाड़ी को BWS एथलीट कमीशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो डोबोरा डिजिल को नियुक्त किया गया। आज आपको क्या बताना है, मध्य प्रदेश में PPP मॉडल के तहत अगले मेडिकल कॉलेज किन जिलों में बनाए जाएंगे, मैंने कल की वीडियो में बताया था। भारत सरकार ने 2029 तक कितनी नई मेडिकल सीटें जोड़ने का लक्ष्य रखा है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में ज़रूर आंसर करना। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी को विश वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।